बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूशनल करप्शन कहते हैं जब एक इदारा अपनी अक़दार से हट जाता है। हम जिस इदारे की बात करेंगे वो है ड्रग कंपनीज यानी दवासाज कंपनी और उनके मुख्तलिफ ताने बाने, जिन्हें मजमूई तौर पर मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एक लंबी दस्तावेजी तारीख है जिसमें ये कंपनीज अपनी नई दवाओं के हवाले से जो चीज़ें इनके हक में नहीं होती, ये या तो उन्हें छुपा लेती हैं या फिर कम्प्लीटली इग्नोर मारती हैं या फिर एविडेंस को मिस रिप्रेजेंट करती हैं। मेडिकल लिटरेचर अपने हिसाब से मुरतब करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में लॉबिंग करती हैं और फिर अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाती हैं और भी बहुत कुछ किया जाता है अपनी मसनूआत की मार्केट बढ़ाने के लिए। और फिर नतीजा वही होता है, ओवर प्रेस्क्राइबिंग, ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं लिखी जाती हैं जिनका ज़ाहिरी नतीजा साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिससे पेशेंट्स सफ़र करते हैं। 2020 से पहले ही मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की ये खराबियाँ काफ़ी हद तक ज़ाहिर थीं, जिससे पब्लिक में मेडिकल रिसर्च पर यकीन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जैसे एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस की 2017 की एक रिपोर्ट ने बताया कि 82% जनरल प्रैक्टिशनर्स और 63% आम पब्लिक इस बात पर यकीन नहीं करते कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च यानी ऐसी तहकीक जिसके पैसे ड्रग कंपनीज देती हैं, उनके नताइज खैर जानिबदार हैं। इसी तरह सिर्फ 37% आम लोग मेडिकल रिसर्च पर यकीन करते हैं, जबकि 65% इस हवाले से अपने दोस्तों अहबाब के तजुर्बे पर यकीन करते हैं। मेडिकल रिसर्च पर यकीन का ग्राफ जो पहले ही नीचे जा रहा था, 2020 में कोरोना आने के बाद जिस तरह का जबर किया गया, बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के लॉकडाउन्स लगाए गए, बिला तफरीक सबको जबरन वैक्सीनेट किया गया, वैक्सीन पासपोर्ट्स की बात की गई और फिर वैक्सीन लगने के बाद इतने बड़े पैमाने पर जो साइड इफेक्ट्स जाहिर हुए, उन पर मेन स्ट्रीम मीडिया की कंप्लीट साइलेंस। मेरा नहीं ख्याल कि आपने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर कोई एक भी स्टोरी देखी होगी। तो इन सब वजूहात की बिना पर ये ग्राफ बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि बरतानिया में 80 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर्स लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा सारी की सारी तवज्जो कोरोना पर फोकस करने से, जिसका ओमिक्रॉन फॉर्म में बच्चों के लिए रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ये चीज़ तवज्जो हटा देती है और इससे भी बढ़कर शक व शुबहात पैदा करती है ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन्स के बारे में, जैसे MMR वैक्सीन। और ऐसा ही हुआ, बरतानिया में MMR वैक्सीनेशन की शरह पिछले 10 सालों की कम तरीन सतह पर है। हुक्काम चाहते हैं कि पब्लिक शुड ट्रस्ट द साइंस, लेकिन वैक्सीन बनाने वालों ने दुनिया भर की मेजर हुकूमतों के साथ एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया हुआ है, जिसका मतलब है कि वैक्सीन लगने के बाद कोई मरे, खपे, अपाहिज हो जाए, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी उसका मुआवजा नहीं देगी। मज़े की बात यह है कि हमारे पड़ोसी इंडिया ने फाइजर कंपनी के साथ ये बॉन्ड साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा फाइजर कंपनी के साथ सारा मसला ही इस इंडेमनिटी बॉन्ड को लेकर है, हम इसे क्यों साइन करें। कल अगर कुछ होता है, कोई पेशेंट मर जाता है, तो हम कंपनी से तो पूछ ही नहीं सकते भैया ये कैसे हुआ। और कल अगर कोई अदालत में चला जाता है तो हर चीज़ की जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट होगी, ना कि ये कंपनी। इसके बाद क्या हुआ, फाइजर वॉकड अवे फ्रॉम द इंडियन मार्केट। यहाँ पहले एक बात समझ लें कि ड्रग कंपनीज की ये वफादाराना जिम्मेदारी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा कमा कर दें, लेकिन इन पर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको एक बेहतरीन इलाज फराहम करें। बहुत से इदारे और लोग जैसे डॉक्टर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल जर्नल्स वगैरह पैसे के लिए इन कंपनीज के साथ मिल जाते हैं। यही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा शदीद किस्म के कॉर्पोरेट क्राइम्स किए हैं। 2003 और 2016 के दरमियान टॉप 11 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अमेरिका के अंदर ही 28.8 बिलियन डॉलर्स जुर्मानों में अदा किए, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए दिया, जैसे दवाओं की गैर कानूनी मार्केटिंग करना, रिसर्च के नताइज को मैनिपुलेट करना और मेडिसिन के नुकसानात के डेटा को छुपाना। लेकिन तब से लेकर अब तक सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई। एक इंटरनेशनल सर्वे में हायर एजुकेशन के इदारों के 14% लोगों ने एडमिट किया कि वो ऐसे कॉलीग को बाकायदा जानते हैं जिसने जाली डेटा गढ़ा
और फिर उसे मॉडिफाई करके दिखाया। इसी सर्वे में 34% साइंसदानों ने तहकीक को काबिल एतराज़ तरीकों से होने को रिपोर्ट किया। इस सब की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है ये डच फिजिशियन डॉक्टर डॉन पॉल्डरमैन, जिनकी रिसर्च तब्दीली का बायस बनी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की हिदायत में यानी गाइडलाइंस में, जो उन्होंने बीटा ब्लॉकर दवाओं के नॉन कार्डियक सर्जरी में इस्तेमाल पर जारी की थी। बाद में पता चला कि डॉक्टर डॉन ने अपनी तहकीक में जो डेटा इस्तेमाल किया वो सारा का सारा जाली था, जिस पर उन्हें उनकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक गाइडलाइंस में इस तब्दीली की वजह से मरीजों की अमवात में 27% इजाफा हुआ और यूरोप में 8 सालों के दौरान 8 लाख ज्यादा अमवात हुई। डॉक्टर पीटर विल्म्स हर्ट्स, जो अक्सर इस रिसर्च मिसकंडक्ट का भांडा फोड़ते रहते हैं, उन्होंने बरतानिया की पार्लियामेंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंटेग्रिटी कमेटी को उन रिस्क फैक्टर्स की एक तहरीरी लिस्ट फराहम की जिनकी वजह से ये रिसर्च फ्रॉड होता है। इनमें से चंद मैं आपको पढ़ देता हूँ। तालीमी इदारे अपने रिसर्चर्स पर दबाव डालते हैं ताकि वो रिसर्च कंडक्ट करें और उसे शाया करें। वो जितना ज़्यादा पब्लिश करेंगे उनका कैरियर उतना ही ज़्यादा परवान चढ़ेगा। इस प्रेशर टू पब्लिश फॉर करियर एडवांसमेंट का नतीजा होता है रिसर्च मिसकंडक्ट। दूसरा, आपकी पब्लिकेशंस जितना ज़्यादा नुमायां होंगी, आपके इदारे को उतनी ही ज़्यादा फंडिंग मिलेगी और उतनी ही अच्छी पब्लिसिटी भी, और यही ये इदारे चाहते हैं। तीसरा, जब यही इदारे मुंसलिक हो जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से, जिसमें या तो इनके पास शेयर्स होते हैं या फिर ये रिसर्च के लिए पैसे ले रहे होते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि इन पर फाइनेंशियल प्रेशर होता है। तो फिर ये वही रिसर्च शाया करते हैं जिससे कंपनी को फायदा होता है और नेगेटिव फाइंडिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, उन्हें छुपा लेते हैं। इसी तरह मेडिकल जर्नल्स पर भी फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि वो किसी दवा या मेडिकल डिवाइस के सिर्फ मस्बत नताइज ही शाया करें, क्योंकि फिर यही दवासाज या मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनीज ही इनकी कॉपीज खरीद लेती हैं और डॉक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और जो आर्टिकल्स इन कंपनीज की प्रोडक्ट्स के हक में लिखे गए होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यही पे करते हैं। इसे पढ़कर मुझे डॉक्टर जेम्स डेविस, जो बरतानिया के एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनका एक लेक्चर याद आ गया जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें वो बता रहे थे कि जब मैं DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें तमाम नफ्सियाती मसाइल की तशखीस और इलाज बताया गया है, इस पर ज़रा रिसर्च कर रहा था और इसी सिलसिले में अमेरिका जाना हुआ। तो मैंने देखना चाहा कि आजकल अमेरिकी लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं गया अमेज़ॉन की वेबसाइट पर और वहाँ मैंने देखा नंबर 1 बेस्ट सेलर DSM-5, जो इन दिनों नया नया आया था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतने लोग इसे पढ़ रहे हैं। ज़रा और छानबीन के बाद पता चला कि असल में ये ड्रग कंपनीज ही हैं जो ये सब कॉपीज़ खरीद लेती हैं और फिर डॉक्टर्स में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। डॉक्टर्स उन्हें पढ़ते हैं और फिर जाहिर है इन्हीं की दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं। नाउ बैक टू द लिस्ट। इदारे अपनी साख बचाने के लिए तहकीक में की गई गड़बड़ छुपा लेते हैं, सबूत मिटा देते हैं और जो उन्हें बेनकाब करना चाहता है उसे चुप करा दिया जाता है। और जो लोग ऐसा करना भी चाहें वो ऐसा कर नहीं पाते, इस डर से कि उल्टा उन्हीं पर डेफेमेशन केस होगा, जिसे लड़ने के लिए ना उनके पास पैसे हैं और ना ही दूसरे वसाइल। इस सब के बाद अगर कोई फ्रॉड साबित हो भी जाता है तो उसकी कोई सख्त सज़ा नहीं है, जिसकी वजह से ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस लिस्ट के बाद डॉक्टर विल्म्स हर्ट्स इन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ में कहते हैं कि सीरियस किस्म के रिसर्च मिसकंडक्ट को एक कानूनी जुर्म माना जाए और इसके लिए सख्त सज़ा दी जाए। डॉक्टर मल्होत्रा लिखते हैं कि बरतानिया के एक बहुत ही मोतबर इदारे के रिसर्चर ने मुझसे रब्ता किया और बताया कि उनके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक ग्रोह है जो जानबूझकर उस तहकीक को दबा रहे हैं जो ये बताती है कि mRNA वैक्सीन लेने के बाद हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इस ग्रोह के हेड का कहना है कि अगर हमने ये रिसर्च शाया की तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो फंडिंग हमें मिलती है वो बंद हो जाएगी। और जब डॉक्टर मल्होत्रा ने GB न्यूज़ में इसकी तरफ इशारा किया तो उसी बंदे ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उस रिसर्च टीम के तमाम मेंबर्स को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लेटर मौसूल हुआ है, यानी वो लोग इस तहकीक के बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकते वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। This is how it is. I think let's take a break here. See you in next part. Thank you for your time. Allah Hafiz.